जहां पर आपका टेंशन जो है वो भी इम्पल्सिव। तो जब भी झटका लग रहा होगा तब आपके इम्पल्सिव फोर्सेस एक्टिवेट होंगे। तो जो झटका लगा बस उस दौरान की आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहां से लेकर यहां तक, ना जी ना। टाइम मैंने यहां से लेकर यहां तक की बात नहीं करी, रस्सी खींचने से जस्ट पहले तो यूं रही, इसको कोई नहीं छेड़ रहा भाई। रस्सी मासलेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है, इसके बीच की स्लिपिंग रुक गई। तो मैं तो यही पूछ रहा है जब ए और बी के बीच की व्हेन देयर विल बी नो स्लिपिंग, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच, कितने टाइम बाद ए और बी के बीच की स्लिपिंग रुक जाएगी। तो लो भाई ये देखो ये रोक दिया। तो हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग? आप सभी को नमस्कार और ढेर सारा प्यार। मैं आपका बड़ा भाई निखिल था भाई, फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक नया लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 7 सेंटर ऑफ मास। और आज हम करने वाले हैं जो बात वो है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के क्वेश्चंस की। आज का सेशन जो है वो छोटा ही रखेंगे और बात करेंगे हम सीधे सीधे कि पहले हमने पिछले सेशन में क्या क्या पढ़ लिया था। तो पिछले सेशन में हमने बात करी थी इंपल्स की, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो कैसे निकाला जाता है, फोर्स को इंटीग्रेट करके निकाला जाता है। टाइम इंटरवल आपको सवाल में दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप निकाल लेंगे, ये इसकी यूनिट है, ये डायमेंशन है, ये सब हमने पिछले सेशन में देख लिया था। और हमने ये बात करी थी कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू टाइम करके नेट इंपल्स निकल जाएगी, सॉरी उस फोर्स की इंपल्स निकल जाएगी। और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर एक पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो उन सभी फोर्सेस का इंपल्स आप अलग अलग निकाल सकते हो, और उन सभी फोर्सेस के इंपल्स को अगर आपने ऐड किया तो आपको नेट इंपल्स मिलेगा। और नेट इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, और इसी को हम कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, जो अगेन काम की है इक्वेशन। जैसे आपका मोमेंटम कंजर्वेशन काम में आता है, तो वैसे ही इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी आपके काम की चीज है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि जब यार मोमेंटम कंजर्व कब होगा, जब नेट इंपल्स 0 होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया था। अब हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं आज के इस सेशन की, वो शुरुआत करने जा रहे हैं दो टाइप के फोर्सेस के साथ। पहला है आपका इंपल्सिव फोर्स, दूसरा है आपका नॉन इंपल्सिव फोर्स। पहले को सुन के अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि यार शायद इस टाइप के फोर्स के लिए इंपल्स निकाली जा सकती है और इस टाइप के फोर्स के लिए नहीं निकाली जा सकती, इसलिए शायद इसको इंपल्सिव फोर्स कहते होंगे और इसको कहते होंगे नॉन इंपल्सिव फोर्स। दोस्तों पहली चीज, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है या लगता है इसको पढ़ के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए भी इंपल्स निकाली जा सकती है और इसके लिए भी इंपल्स, हर टाइप के फोर्स के लिए निकाली जा सकती है। तो सर जी फिर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा यार एक केस समझते हैं। तुमने कहा ठीक है सर जी समझाओ। मैंने कहा यार मान लो तुमने एक बॉल को ऐसा फेंक के मारा जमीन पे या दीवार पे। तुमने बोला ओके सर। तो बॉल जो है मान लो टकराते वक्त उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, बॉल का मास था मान लो 1 kg, और बॉल जो है टकराने के जस्ट बाद जो है ऊपर चले जाती है कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। अब मैंने कहा यार यहाँ पे मोमेंटम में चेंज आया क्या? हालांकि मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग होंगे जल्दबाजी में कह देंगे नहीं जी बिल्कुल जी नहीं, नहीं चेंज नहीं आया। देखो सर पहले भी 10 ही था मोमेंटम, बाद में भी 10 ही है। लेकिन जो लोग थोड़े से पढ़ने वाले हैं उनको पता होगा कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर डायरेक्शन चेंज हुई है, तो चेंज, यस देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम एंड दैट चेंज इज व्हाट, दिस चेंज इज पी फाइनल, जो कि ऊपर की होने की वजह से पॉजिटिव लिख देता हूं, माइनस का पी इनिशियल जो कि नीचे है, तो इसको मैंने लिख दिया -10। कुल मिला के 20 का चेंज आया, कब? टकराने की वजह से इस सरफेस पे। तो बॉल जो है टकराकर ऐसा ऊपर उछल गई। अब अगर मैं तुमसे पूछूं यार ये जो चेंज आया इस मोमेंटम में, इस पे टाइम कितना लगा? तुम बोलोगे सर टाइम तो ना के बराबर लगा। मैंने पूछा क्यों? यार सर देखो, जब मैं बॉल को ऐसा फेंक के मारता हूं या बॉल को ड्रॉप भी कर देता हूं, तो बॉल जब टकरा के उछलती है तो उस दौरान ऐसा तो है नहीं कि वो 2 सेकंड तक उसके पास चिपकी रही फिर उछली। जैसे ही टच करती है वैसे ही मतलब कांटेक्ट छोड़ देती है। मतलब जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो तो ना के बराबर है। मैंने कहा यार ऐसा और कहां देखते हो? सर ऐसा जितने भी कोलिजन है वहां पे हम देख लेते हैं। जैसे मान लो आपने बॉल को यहां जमीन पे छोड़ा या दीवार पे फेंक के मारा, या आपने किसी एक फुटबॉल पड़ी थी उसको किक मारी, तो किक मारते ही ऐसा तो है नहीं कि वो फुटबॉल आपके टांग पे चिपकी रही, है ना? जैसे ही मारते हो वैसे ही वो निकल लेती है। या सर दो चीजों की टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया, एक बॉल दूसरे से टकरा गई, एक आदमी दूसरे टकरा गया, एक कार दूसरे से टकरा गई। तो इन कोलिजन्स में कई बार आप देखते हो कि कांटेक्ट का टाइम बिल्कुल ना के बराबर होता है कि नहीं? तो वही मैं समझाने जा रहा हूं कि जिन फोर्सेस में ऐसा कुछ हो जाए कि वो फोर्स क्या कर रहे हैं,
मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में, इतना स्मॉल कि आप उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे फोर्सेस को हम कहेंगे इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो जैसे यहां पे पूछा जाए यार वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो साफ साफ अपने को पता है वो है नॉर्मल। और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये नॉर्मल mg के इक्वल नहीं होगा। प्लीज ऐसा मत बोल देना सर जी, भैया वो तो तब होता है जब इक्विलिब्रियम में है, अभी इक्विलिब्रियम में थोड़ी ना बॉल बॉल तो उछल के ऊपर निकल ली। ठीक है, जैसे मान लो एक तो तुम्हारे हाथ पे बॉल रखी हो, तब तुम्हें जो नॉर्मल तुम्हारे हाथ पे क्या महसूस हो रहा है, नॉर्मल है ना। अब तुमने अपना हाथ रखा हुआ है ऐसे और मैंने बॉल उठाई और उसी बॉल को फेंक के मारा तुम्हारे हाथ पे, दर्द होगा कि नहीं होगा हाथ में? क्यों? क्योंकि भैया इस बार जब मैंने फेंक के मारी है बॉल तो मोमेंटम में चेंज खतरनाक वाला आया है थोड़े से टाइम में। तुम्हारे हाथ पे जो वो नॉर्मल लगा होगा ना वो इंपल्सिव होगा, बहुत हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा। तो मैं बस ये समझाने जा रहा हूं कि आपका जो मोमेंटम में चेंज आया उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, वो नॉर्मल। तो अगर आप उस नॉर्मल को निकालना चाहते हैं उसकी एवरेज वैल्यू, तो आप इस बात को समझे, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी बहुत छोटा है, ये छोटा नहीं है लेकिन ये बहुत छोटा है, तो ये जो वैल्यू होगी ये बहुत बड़ी होगी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं क्या, इंपल्सिव फोर्स, जो कि द फोर्स व्हिच कैन चेंज सिग्निफिकेंटली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सडनली और अब्रप्टली आर कॉल्ड इंपल्सिव फोर्सेस। एग्जांपल हम क्या बोलेंगे, जैसे कि कोलिजन के अंदर जो फोर्सेस आपके लग जाएंगे वो सब कैसे हो जाएंगे, इंपल्सिव। तो ये नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन कैन बी इंपल्सिव, ये इंपल्सिव हो सकते हैं, ये नहीं बोल रहा हमेशा होंगे, हो सकते हैं। ठीक है, नॉन इंपल्सिव का क्या मतलब है? अब यार देखो ये बहुत ही कम टाइम में अगर अच्छा खासा चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होगा। लेकिन नॉन इंपल्सिव का क्या होगा, नॉन इंपल्सिव जो है उनको अगर मोमेंटम में चेंज क्रिएट करना है तो वो अच्छा खासा टाइम लगा देंगे। जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एकदम से उसकी वैल्यू जो है वो ऐसा नहीं कि 0 से 10 हो जाएगी, कुछ टाइम लगेगा, भले ही वो 1 सेकंड क्यों ना लग रहा हो, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। तो वेलोसिटी में चेंज लाने में उन्हें कुछ टाइम लगेगा। ऐसे फोर्सेस को हम कहेंगे नॉन इंपल्सिव फोर्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास ये ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लेना ग्रेविटी की जगह, है ना। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये सब आपके नॉन इंपल्सिव फोर्स जाएंगे। अच्छा, किसी केस में टेंशन, नॉर्मल, ये भी नॉन इंपल्सिव हो सकते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हाई नहीं है तो। टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ये सब भी कैसे हो सकते हैं, इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव हो सकते हैं, है ना। यहां हम थोड़ी सी एक बार बात कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा इसको समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आखिरकार। जैसे मान लो मैं कहता हूं, थोड़ी सी बात को समझना, मैंने कहा यार फ्रिक्शन की अगर बात की जाए, ठीक है, जैसे मान लो यहां पर अगर एक पार्टिकल कुछ इस तरीके से चल रहा है कुछ v वेलोसिटी, और कुछ देर बाद चलने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 या u फाइनल हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। अब इस दौरान जब आपका फ्रिक्शन लग रहा है तो आप जानते हो कि इस दौरान फ्रिक्शन लग रहा है आपका टू एन, ना ही आपका नॉर्मल इंपल्सिव है। क्यों? कि नॉर्मल, देखो इंपल्सिव का मतलब बहुत हाई मैग्नीट्यूड, तो यहां पे ना ही नॉर्मल इंपल्सिव है, नॉट इंपल्सिव तो क्रॉस लगा देता हूं, और ना ही फ्रिक्शन इंपल्सिव, यहां पे ये इंपल्सिव। लेकिन वहीं अगर आप इसी चीज को ऐसा फेंक के मारोगे जमीन पे, ध्यान से सुनना, आपने यही चीज को कैसे मारा, ऐसा फेंक के मारा जमीन पे, इधर से टकराई, और टकराते वक्त आप जानते हो ये उछलेगी भी। जब ये ऐसे मान लो कुछ टकराते वक्त इसकी स्पीड ऐसी थी। तो अब इस बात को आप समझना
कि वो आके एकदम से इस पे झटका देगी, वो आके टकराएगी, कोलिजन होगा, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो नॉर्मल है वो कैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका इंपल्सिव, बिकॉज वहां पे एक झटका लग रहा है। तो इंपल्सिव फोर्स में हमेशा एक कोलिजन, एक टक्कर वाला फीलिंग आपको आएगी। तो ये आगे टकराया है ऊंचाई से, ऐसा फेंक के मारा है आपने, तो यहां पर क्या आएगा, इंपल्सिव है ये नॉर्मल। और इस नॉर्मल के इंपल्सिव हो जाने की वजह से आपको ये भी समझना होगा कि फ्रिक्शन आपका कैसा आता है, फ्रिक्शन आपका काइनेटिक आता है म्यू के इंटू एन। तो नॉर्मल इंपल्सिव है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंपल्सिव हो जाएगा, ये भी आपका इंपल्सिव हो जाएगा, है ना। अब वो टकराने के बाद वो जैसे भी गया हो, जो भी वेलोसिटी इसकी रही हो, मान लो ये यहां पर अभी ux था और ये uy था, टकराने के बाद इसकी स्पीड जो है vx हो गई और ये वाली हो गई vy। तो एक अलग बात है वो कितनी कितनी आएगी, लेकिन ये समझना है कि यहाँ पे नॉर्मल इंपल्सिव हो जाएगा, फ्रिक्शन भी इंपल्सिव। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसा लेके चलता हूं, कुछ और केस मैं आपको समझाता हूं, जिसमें मैंने कुछ कहा कि मान लो ये एक पेंडुलम था और इस पेंडुलम से कोई चीज आके या तो ऐसे सीधे टकरा जा रही है या ऐसा नीचे से आके टकरा जा रही है। इन दोनों ही केसेस में आपको ये समझना है इनके बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, द नॉर्मल रिएक्शन, सो नॉर्मल जो आएगा वो इंपल्सिव आएगा, नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स बोल देता हूं मैं, है ना, इज इंपल्सिव, इज इंपल्सिव, नॉर्मल इंपल्सिव आएगा। लेकिन यहां ये रस्सी में जो टेंशन आ रही होगी वो इंपल्सिव नहीं है। क्या रस्सी पे झटका लगेगा? बिल्कुल नहीं, रस्सी तो ढीली पड़ जाएगी। अगर ऐसा टक्कर हो गई तो रस्सी स्लैक कर जाएगी, ऐसी टक्कर हो गई तो आप इस बात को समझो कि यहां पर जब ये इससे टकरा रहा होगा तो ये इसको एक इधर झटका देगा और ये इसको एक इधर झटका देगा, और इस झटके का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो टेंशन आपके पास कैसी आ जाएगी, टेंशन आपकी नॉन इंपल्सिव आ जाएगी इसकी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नॉन जीरो है, सॉरी मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीरो है, वो नॉन जीरो है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन यहीं अगर मैं आपको कुछ इस टाइप का सिचुएशन दूं, जिसमें मान लो क्या होता है, जिसके अंदर पार्टिकल ऐसे आके टकराता है इससे, अब आपको समझना होगा कि जब ये इससे टकरा रहा होगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा, इस पे कुछ नॉर्मल ऐसा लगेगा, तो ये भी इंपल्सिव होगा। और इसके ऊपर जो नॉर्मल लगा उसका एक झटका इधर आ रहा है, तो उस झटके की वजह से टेंशन भी एकदम से इंपल्सिव हो जाएगी। क्या आप ये समझ जा रहे हो? इंपल्सिव मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ये बहुत तेज फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, यहां इस तेज फोर्स को बैलेंस करने के लिए टेंशन को भी बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का होना पड़ेगा। यहां पर आपका टेंशन जो है वो भी इंपल्सिव हो जाएगा। तो जब भी झटका लग रहा होगा तब आपके इंपल्सिव फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तब तब हमेशा आपके क्या होंगे, इंपल्सिव फोर्सेस इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है ना। और जैसे एग्जांपल में लूं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, ये सब क्वेश्चंस आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कोलिजन के दौरान, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फोर्स जो है इंपल्सिव होगा, कौन सा नहीं, ठीक। अब देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर वेज, ठीक है, और ये जो थी हमारी सरफेस थी, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि यहां से एक पार्टिकल आता है, इससे कुछ इस तरीके से टकरा जाता है। अब आपको यह समझना है कि टकराने के दौरान इसके ऊपर जो नॉर्मल लगेगा वो लगेगा ऐसा, और इसकी वजह से इधर जो नॉर्मल लगेगा वो लगेगा ऐसा। इसकी स्पीड थी v। आपको ये समझना होगा क्योंकि अगेन ये टक्कर खाया है, तो यहां पर ये नॉर्मल कैसा आएगा, यस इट इज इंपल्सिव, हालांकि ये भी नॉर्मल इंपल्सिव है, लेकिन आपका इस वेज की वजह से इधर एक mg लग रहा होगा और ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा होगा। तो यार mg तो वैसे ही नॉन इंपल्सिव है, उसका मैग्नीट्यूड तो जो है वो बढ़ेगा नहीं। नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, क्या
क्या आपका इस नॉर्मल का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है? नहीं आ रहा। आपका ग्राउंड से जो नॉर्मल आएगा वो क्या आएगा? वो नॉन इंपल्सिव आएगा, का मैग्नीट्यूड वही mg के इक्वल होगा। लेकिन यही इस चीज को मैं कुछ इस तरीके से टक्कर खिला दूं यहां, कैसे? इस बार मैंने क्या कहा, इस बार पार्टिकल इधर से आके इससे टकरा जाए। अब सुनना अगर मैं कह रहा हूं कि ये इस पे आके कुछ टकरा जाता है, तो टकराने पर क्या होगा भाई? टकराने पर ऑब्वियसली ये सरफेस को मैं बोल रहा हूं स्मूथ, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लग सकता है? अगर ये स्मूथ है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे जो है वो नॉर्मली लगेगा, तो इस वाले इस वेज के ऊपर नॉर्मल कैसा लगेगा? कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल ऐसा लगेगा। और इसके ऊपर जब ये टकराएगा तो टकराते वक्त नॉर्मल ऐसा लगेगा। बात को ऐसा मत बोल देना सर ये स्ट्रेट लाइन में कैसे चल रहा है, वो तो मैंने दूर बना दिया जस्ट इसलिए कि वो तुमको समझ में आए बात। ठीक है, वो ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा, टकराते वक्त ऐसा टकरा रहा है। यहां पर आपको ये समझना होगा कि इस पे नॉर्मल अपोजिट लगेगा। भाई साहब ये नॉर्मल भी इंपल्सिव है, ये नॉर्मल भी इंपल्सिव है, और इस नॉर्मल के इंपल्सिव होने की वजह से इसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा है जो कि ग्राउंड के नॉर्मल को भी इंपल्सिव बना देगा। ठीक है, और सुनो, मान लो अगर ये सरफेस रफ होती है, मान लो अगर है, अगर इसको मैं इधर नॉर्मल दे रहा हूं तो इस झटके की वजह से ये इधर चलेगा, जैसे झटका लगेगा तो ये इधर चलना पसंद करेगा, चलना पसंद करेगा, तो यहां पे फ्रिक्शन इस तरफ लगने लग जाएगा, तो ये फ्रिक्शन ही आपका नॉन इंपल्सिव होगा। फ्रिक्शन क्योंकि एनजी पे डिपेंड करेगा तो वो नॉन इंपल्सिव होगा। लेकिन यहां क्योंकि ये नॉर्मल इंपल्सिव हो गया, तो आपको बिल्कुल ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये भी झटका खा के इधर चलेगा, लेकिन जो फ्रिक्शन लगेगा भाई साहब, पर फ्रिक्शन भी जो है वो इंपल्सिव हो जाएगा, बिकॉज वो नॉर्मल इंपल्सिव हो गया। तो एक ही सिचुएशन थी दोनों, लेकिन एक में टक्कर यहां से हुई और एक में टक्कर यहां से। इस तरीके से आपको ये समझना होगा कि कहां पर इंपल्स आएगी, सॉरी इंपल्सिव फोर्स आएगा, कहां पे इंपल्सिव फोर्स नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनना, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको ये समझना है कि हमने जो अभी पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि इंपल्सिव फोर्स सडन मोमेंटम में चेंज दे कैन क्रिएट। क्लियर? जैसे अब देखो इस सवाल की खूबसूरती ये है, ये सवाल अभी ऐसा नहीं कि मैं अभी करवा रहा हूं इसको, हम आगे करेंगे इस सवाल को, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको अभी ही समझो। अगर यहां पे कोलिजन इधर से होता है, even there is an external force acting in x direction in the form of friction, एक्सटर्नल फोर्स यहां पे लग रहा है इस पूरे सिस्टम के ऊपर, बट जस्ट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आई कैन कंजर्व द मोमेंटम ऑफ बोथ ऑफ देम। मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम में कंजर्व कह सकता हूं, कंजर्व्ड है ये कह सकता हूं। कब की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। क्योंकि जब ये इससे टकराया तो टक्कर जो है वो बहुत ही कम टाइम में हुई है, और पूरे सिस्टम के ऊपर द ओनली एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज दिस काइनेटिक फ्रिक्शन, है कि नहीं? और ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या इंपल्सिव है? जी नहीं। और इंपल्सिव नहीं है तो थोड़े से टाइम में, ईटी टाइम में, वो मोमेंटम में चेंज ना के बराबर प्रोड्यूस करेगा, जिसको आप इग्नोर मार सकते हैं। तो आप यहां इन दोनों पे मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा सकते हैं, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। मैं लिख देता हूं, तो जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, दैट इज फॉर एन स्मॉल टाइम इंटरवल, द मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। देखो ये मैंने एक सवाल से तुमको बात समझाई, लेकिन तुमको इसको अप्लाई करना अब आना चाहिए हर जगह। बात को पकड़ो आप। देखो ये फिजिक्स में ना ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है, आपको रटना नहीं है कुछ यहां पे कि आप रट के बैठ जाओ। आप समझो कि भाई सर कहना क्या चाह रहे हैं, भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ऐसे ही अगर ये यहां से टक्कर खाया, वही सिचुएशन है, एक बार वहां से
यहां से जब टक्कर खाएगा तो ये आपका इंपल्सिव है, जो कि इसके इस कंपोनेंट की वजह से ये इंपल्सिव हो जाएगा, और इसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है, यहां का जो नॉर्मल है उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है, तो ये भी इंपल्सिव हो जाएगा। तो मेरे भाई इस केस में यू कैन नॉट से दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड, नो यू कैंट, यहां आप नहीं कह सकते हैं। सो इस केस में जस्ट मतलब मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड इन एक्स डायरेक्शन। सबसे पहली बात, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड इन एक्स डायरेक्शन, ओके, even for the short time interval, या even before and just before and after collision। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। तो यहां क्या कहेंगे हम? जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हम कहेंगे कि नेट इंपल्स जो किसकी है, फ्रिक्शन की, ये डायरेक्शन पॉजिटिव इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम में चेंज इन एक्स डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन का इंपल्स ये आएगा, कैसे अप्लाई करेंगे वो आगे की कहानी है। नेट इंपल्स इज दिस, एक्स डायरेक्शन में। हाँ, एक और बात मैं यहां समझाऊं, अब बताऊं लोग क्या समझ लेंगे यहां। यार देखो, वो आपको समझना है कि मैंने जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। भाई एक बार टक्कर हो गई, मान लो ये भी चलने लग गया, अभी जब चलने लगेगा तो कुछ टाइम में तो ये भी रुक जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है यहां पर। एक फाइनाइट टाइम में फ्रिक्शन मोमेंटम को चेंज कर देगा, थोड़े से टाइम में नहीं, क्योंकि ये नॉन इंपल्सिव है, यहां ये इंपल्सिव है। ये खासियत आपको ध्यान रखनी है। तो हम बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आज देखेंगे, है ना। और यहां से आपको बताना है, सोचना है कि कैसे कैसे क्या लग रहा होगा। जैसे यहां आपको क्या दिया गया है, M3 sticks to M1 after striking, ओके, M3 sticks to M1, मतलब ये M3 जो है कुछ मान लो U स्पीड से चल रहा था, ठीक है, और चलने के दौरान ये इससे टकराएगा, साफ दिख रहा है, और टकराने के दौरान क्या होता है, ये इस पे चिपक जाता है, इसमें धस जाता है, इसमें घुस जाता है, और उसके बाद ये तीनों साथ साथ चलने लगते हैं, जो चलने चाहिए भी। क्यों? कि भाई ये इसमें धस गया तो ये दोनों साथ चलेंगे, और यार ये रस्सी से कनेक्टेड है, तो अगर ये आगे बढ़ेगा तो इसको भी उतने ही वेलोसिटी से आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रस्सी आ गई है, स्ट्रिंग आ गई है। हालांकि दोनों अभी इनिशियली रेस्ट पे थे, ये सवाल में दिया गया है कि अभी ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, और ये चल रहा है। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द इंपल्स ऑफ टेंशन ड्यूरिंग द इंपैक्ट, इंपल्स ऑफ रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M3। अब सबसे पहली बात, इंपल्स तो किसी भी फोर्स की निकल जाएगी, लेकिन क्या यहां पर ये जो फोर्सेस हैं वो इंपल्सिव है? तो यार देखो, इन दोनों के बीच में जब टक्कर हुई तो वो रिएक्शन या नॉर्मल वो तो इंपल्सिव होगा, और M1 को जो इंपल्स मिलेगा इस डायरेक्शन में, उसकी वजह से टेंशन भी कैसा हो जाएगा, इंपल्सिव। M1 को एक झटका लगेगा यहाँ पे, तो M1 भागना चाहेगा, तो रस्सी पे भी एक जर्क लगेगा, झटका लगेगा, और यहां से यहां पर आपको क्या दिखेगा, टेंशन इंपल्सिव दिखेगा। यस, द टेंशन एंड द रिएक्शन इज इंपल्सिव, वही हमको कैलकुलेट करने को कहा गया है। एकदम आसान सा सवाल है, इसको देख लेते हैं करना क्या है क्या नहीं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप खुद से भी एक बार सॉल्व करें, या जिस मोमेंट से आपको लगने लग जाए कि हाँ अब मैं सॉल्व कर लूंगा या क्या होने वाला है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोचें, सर शायद यही करने वाले होंगे, और वही काम आप कर देंगे, ठीक है। मतलब वही काम आप करके देख ले। तो यहां पे हमने क्या किया भाई, मैंने कह दिया कि ये दो ब्लॉक थे, और अपने पास ये है M1 M2 और ये M3, ये हो गया M1, ये हो गया M2, और ये रस्सी जो थी ये रस्सी है, और यहां ये आ गया अपने पास M3। ये चल रहा था किससे, ये तो इनिशियल कंडीशन। और फाइनली क्या हुआ भाई, फाइनली कुछ ऐसा खास नहीं, मैं क्विकली बना देता हूँ, इतना टाइम भाई तुम लोगे सर क्या चित्रकारी करने, फटाफट बनाओ ना।
तो मैंने कहा चलो जी फटाफट बना देते हैं। तो ये M2 और ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये M1 और ये चल पड़ा कितने से V से, और M3 भी अब इसी के साथ धसा हुआ है जो भी V से चला, और ये V से चला तो भैया ये भी V से चला। अब सुनो कहानी, जैसे जैसे तुमको देखना वैसे वैसे देखो। मैं तो तुमको हर एक चीज बता दूंगा इसके अंदर, बाकी फिर मैं ये बता दूंगा कि क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ठीक। तो सुनो ध्यान से। अभी तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार M1 को एक बार उठा दें। तुमने बोला ठीक है, M1 को क्यों उठा रहे हो, पहले इसका नंबर 1 है इसलिए। मैंने कहा ठीक है, जैसा भी तुम्हें सही लगे। तो मैंने कहा M1 उठा लो। तुमने बोला सर उठा लिया। मैंने कहा यार M1 को देखो। तुमने कहा हाँ जी सर देख रहे बिल्कुल। मैंने कहा यार M1 की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? बोलोगे सर M1 की इनिशियल वेलोसिटी जो थी सर कितनी थी? वो तो 0 थी। और फाइनल वेलोसिटी, सर जी इसकी फाइनल वेलोसिटी जो, अब आप देख लो उसको, अगर मैं v बोल रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी जो इसकी है वो है अपनी v1 तो ये फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगे इस दौरान, जो ये कोलिजन हुआ इसका इस दौरान? तो इस दौरान सर जी देखो टेंशन लगा होगा इस डायरेक्शन में, और एक इंपल्स जो है नॉर्मल का इन दोनों के बीच में जो आया होगा उसको अब r से रिप्रेजेंट कर दो, n से रिप्रेजेंट कर दो, तुम्हारी मर्जी है। बेटर है वो इसमें धसा है तो उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रिएक्शन फोर्स हम कहते हैं उसको, कुछ भी r इस डायरेक्शन में लगा होगा। अब यार ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो आप ध्यान रखना। आप देखो कैसे लगाते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ r dt, इंटीग्रेशन ऑफ r dt, ये इस डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ t dt, ये इस डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव। हालांकि अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं इसको, मुझे ये नेगेटिव नहीं प्लस करके लिखना होगा, क्योंकि मैं अभी वेक्टर फॉर्म में बोल रहा हूं। यहां r वेक्टर और ये t वेक्टर, साइन जब आप रखोगे तब आप इस वेक्टर की वैल्यू रख रहे हो तो इसको रख रहे हो प्लस में और इसको रख रहे हो माइनस में, तब जाके आपके ये साइन जो है नेगेटिव आ जाएगा। तो नेट इंपल्स इज व्हाट, इट इज चेंज इन मोमेंटम, जो आ जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो बात करते हैं अभी हम M3 को अगर मैं देखूंगा तो तुम कहोगे सर जी M3 यार कुछ खास नहीं है। देखो M3 सर ये रहा, और M3 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो सिर्फ गोल, ये जो पार्टिकल था इसने इस पे लगाया तो ये इस पे लगाएगा, तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। अब प्लीज ऐसा मत कहना सर वो mg क्यों नहीं ले रहे आप। पहली बात तो वो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स है, और दूसरी बात ये जो हो रहा है वो बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं, तो उनका इंपल्स आएगा ही नहीं, वो ना के बराबर रहेगा। तो इस पे द ओनली फोर्स इज एक्टिंग इज r। तो मैं क्या बोल दूंगा यहां से, मैं यहां से कहूंगा इसके लिए M3 के लिए वो आ जाएगा अपने पास r dt का इंटीग्रेशन, लेकिन माइनस क्यों है क्योंकि पीछे लग रहा है, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। पहले वो इससे चल रहा था और फाइनली वो v से चलने लग गया, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा M3v माइनस का M3u। आई बात समझ में? और इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं फिर M2 की, M2 के ऊपर द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग इज टेंशन का इंपल्स, या टेंशन का इंपल्स कितना आ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में है इसलिए मैं इसको बोल दूंगा प्लस का टी डी टी, और एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, M2v फाइनल मोमेंटम माइनस 0। ये आ गई आपकी तीसरी इक्वेशन। ये सारी कहानी हमने यहां पे लिख दी। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूं तो साफ दिख रहा है इससे ये कट जा रहा है और इससे ये कट जा रहा है, और आपको क्या दिख रहा है कि 0 इज इक्वल्स टू, आपको यहां से दिख रहा है 0 इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू वी माइनस का M3u। इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं। तो हमको दिख रहा है 0 इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू वी माइनस का M3। को इधर लेके जाओगे तो तुम बोलोगे अरे सर यार ये क्या आपने बकवास करी है। मैंने कहा अरे क्यों सर, क्या फालतू का माहौल बना रहे हो आप। मैंने कहा भाई क्यों? अरे बोले सर देखो यार ये है आपका इनिशियल मोमेंटम और ये है पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। मैंने कहा हाँ, और सर ये कंजर्व आ रहा है। मैंने कहा हाँ तो सर वो तो होना भी चाहिए,
जो यहां टक्कर हो रही है इन तीनों के बीच में, तो वो तो जो भी इंपल्सिव फोर्स है वो तो इंटरनल हो जाएंगे अगर इन तीनों को एक साथ उठा लिया तो। अगर बात सही कह रहे हो एकदम, अगर तीनों को एक साथ उठा लिया तो ये सब, ये इंटरनल हो गया, ये भी इंटरनल हो गया, और सर जी फिर तो बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लगा एक्स डायरेक्शन में। मैंने कहा हाँ, मोमेंटम कंजर्व कर दे। बिल्कुल। क्या सर हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते थे? अरे क्यों नहीं लिख सकते थे यार, मोमेंटम कंजर्व है तो बिल्कुल लगाओगे ही लगाओगे। तो सर ऐसे क्यों बताया? इनका भी यूज है। हालांकि हमारा अप्रोच जनरली यही रहता, पहले तो मैं मोमेंटम कंजर्व ही करता और v की वैल्यू सीधे सीधे यहां से मैं दिखा देता। कितनी? इतनी। आई क्या बात समझ में? क्लियर है ये मामला? तुम बोलोगे हाँ क्लियर है। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें अगर कोई पूछ रहा था इंपल्स निकालना भाई साहब, इंटीग्रेट मतलब टेंशन का इंपल्स, तो उठा के ये पटक दो यहाँ पे, ये थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, इंपल्स तुम्हारी क्या आ जाएगी भाई? इंपल्स जो है टेंशन की वो सीधे सीधे आपको दिख रही, दैट इज m2 इंटू वी, एंड v इज, उम्मीद करता हूं ये एकदम मक्खन क्लियर होगा, इसमें कुछ खास है नहीं, एकदम लोकल लेवल का रद्दी सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यार रिएक्शन की इंपल्स बता दो, तो ये यूज कर लेना, बस ये माइनस को उधर जरूर ले जाना भाई, है ना? अच्छा सर ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, कर लो यार, ये कर लो। मतलब तरीके से तो इस सवाल में तुम्हें एक तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते, ये यूज करके टी निकाल लेते, और ये यूज करके जो है आप क्या निकाल लेते थे? आर निकाल लेते। ठीक। मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि यार बच्चे सिस्टम पे लगाना सीखें, है ना? वैसे हालांकि दिस इक्वेशन इज मच बेटर टू फाइंड द इंपल्स ऑफ टेंशन, बट अगर मान लो कोई कहता है कि यार अगर सर मैं इन दोनों को ले लूं तो क्या करेंगे? मैंने कहा इन दोनों को ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। बताओ इन दोनों पे एक्सटर्नल इंपल्स कौन है? तुम कहोगे सर टेंशन का। मैंने कहा लो यार इसको खोपचे में इधर निपटा देता हूं मैं, M1 और M3 की बात कर लेते। टेंशन का इंपल्स है, तुमने बोला हाँ है, बिल्कुल है। मैंने कहा टेंशन का इंपल्स इक्वल्स टू व्हाट? तुम कहोगे चेंज इन मोमेंटम। किसका? सर दोनों का। तो फाइनली तो दोनों साथ ही चल रहे हैं। हाँ सर चल तो रहे। मैंने कहा लिख दो M1 M3 V अपॉन M1 प्लस M1 प्लस M3 इंटू V, टोटल मास और ये वेलोसिटी। और इनिशियल क्या लिखेंगे? इनिशियल लिखेंगे इंटू। सर तो टेंशन की इंपल्स, मैंने कहा टेंशन की इंपल्स तुम्हारे पास आ जाएगी कुछ, ये इसको ले जाओ, क्या आ जाएगा? M3U माइनस का M1 प्लस M3 इंटू। सर जी बट यार आपने जो रिजल्ट निकाला वो तो कुछ ऐसा आ रहा है। मैंने कहा यार तुम एक बार V की वैल्यू पुट करके देखो, वही रिजल्ट नहीं आ जाए तो फिर कहना, आ जाएगा वही का वही रिजल्ट। ठीक है, तो यहां से भी वही रिजल्ट मिलेगा, बस ऑब्वियसली ये लंबा मेथड हो जाएगा, लेकिन तुमको पता होना चाहिए, इस तरीके से आप इंपल्स पता कर सकते हो। क्लियर है ना बात? तो कुछ नहीं है यार इंपल्स में, बस चेंज इन मोमेंटम है, बस बस और कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, है ना? सर जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या अपना? अरे हो गया, और क्या करोगे इसमें, बी निकल गया, टेंशन का इंपल्स निकल गया, ऐसे ही तुम इसमें वी की वैल्यू डाल दो तो आर का इंपल्स निकल जाएगा। हालांकि इस माइनस को भी उधर ले जाना, ठीक है, बाकी तुम्हारी फिर मर्जी है कैसे भी सॉल्व करो इसको। सर तो ये इक्वेशन कोई काम की नहीं थी क्या? देखो यार मैंने कहा ना, मैंने तो हर चीज बता दी, बाकी बात बिल्कुल ठीक है। बी निकाला, फिर इन दो इक्वेशन से काम हो जाएगा, दो इक्वेशन से तुम्हारी इंपल्स निकल जाएगी, है ना? तो चलिए एक और सवाल देखते हैं। अभी सवाल में देखो क्या कहा गया। इस सवाल में क्या कहा गया है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एक्चुअली 3L। लेंथ कितनी थी? 3L। लेकिन अभी जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये रस्सी थोड़ी सा लूज पड़ी हुई है यहाँ से, और ये गैप जो है वो L है, ये भी L, और हमसे पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, है ना? ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने अजीब सा लिख दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। हमने क्या कहा कि 2m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इसको हमने क्या किया? रेस्ट से रिलीज किया। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर भाई साहब ये होगा कि ये तो गिरते रहेगा और ये चुपचाप बैठा रहेगा। कब? कब ये चलने लगेगा? इसको झटका महसूस होगा तब जब ये रस्सी
लेंथ कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तब तक तो ये चलना ही स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो एल ही है, और ये जब 12 हो जाएगी, अब जैसे ये 12 पे पहुंचेगा तो अब इसको झटका लगेगा। लेकिन आप ये बात समझते हैं कि 12 पर पहुंचने से पहले इसने कुछ एल डिस्टेंस चली है, तो झटका लगने से जस्ट पहले 2m की स्पीड कितनी थी भाई साहब, 2m की स्पीड थी अपने पास √2gl, एल डिस्टेंस गिरा है वो तो √2gl, और जैसे ही झटका लगेगा तो अब सुनना, क्या टेंशन इंपल्सिव होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या टेंशन इस यू को कम नहीं करना चाहेगा, करेगा साहब, क्यों नहीं करेगा। और टेंशन इंपल्सिव है, झटका ऊपर लगेगा तो इधर से भी टेंशन लगेगा, तो एकदम झटका इसको भी लगेगा तो ये चलने लग जाएगा। कोलिजन के जस्ट बाद क्या होने वाला है, टकराने के जस्ट बाद या झटका लगने के जस्ट बाद, ये भी v से चलेगा और ये भी v से चलेगा, सेम वेलोसिटी। क्यों साहब, क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। आपने क्या ये समझा, जस्ट इन अ सडन, मतलब जस्ट इन अ सडन इट्स वेलोसिटी जो है वो कितना, कहां से कहां चली गई, 0 से v हो गई, और इसकी वेलोसिटी u से v हो गई, चेंज आया। चलो तो साफ देखते हैं करके चीज और समझते हैं कि यहां पर क्या क्या कायदा कानून लग रहा होगा, उस चीज को देखते हैं। तो मैंने कहा साहब यार हम पहले बात करेंगे किसकी, m वाले की। क्या साहब देखते हैं। लो जी, मैंने क्या कर दिया, इसका सरफेस भी रफ ले लिया, रफ तो रफ ले लिया, तो चलो जल्दी से जवाब दो मुझे भैया। ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगेगा एकदम से झटके से, ये इधर लगा तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन इंपल्सिव आएगा कि नहीं आएगा, सोच समझ के बता। मैंने कह दिया ये म्यू है, फ्रिक्शन म्यू, सोच समझ के बता। सोच लिया, अब सुनो थोड़ा सा मैं और बताता हूँ। नॉर्मल आपका नॉन इंपल्सिव है, काइनेटिक फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करता है। अब बताओ किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हाँ कि ये नॉन इंपल्सिव होगा, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगी। सुनना अब मेरी बात, तो जब मैं m की बात कर रहा हूं, देखो सीखो भाई यहां से कंसेप्ट, मैं m की अगर बात कर रहा हूं, यहां पर ये जो है आपका है टेंशन, ये है आपका फ्रिक्शन। टेंशन आपका इंपल्सिव है, फ्रिक्शन आपका इंपल्सिव नहीं है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो गई है कितनी, v, जो मुझे नहीं पता, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। अब मैं इस डायरेक्शन में इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा रहा हूं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी dt जो कि है पॉजिटिव, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ के dt जो कि है नेगेटिव, क्योंकि ये उस तरफ है, एंड दिस इज इक्वल्स टू mv माइनस 0। इस चीज को मैं क्या कह दूंगा, इसको मैं कह दूंगा 0 बिकॉज ऑफ नॉन इंपल्सिव नेचर। तो थोड़े से टाइम में ये कुछ असर नहीं डालेगा, ये कितना आ जाएगा 0। यही अगर मैं बात करूंगा किसकी, 2m की, 2m के साथ क्या कहानी हुई, 2m के साथ आप जब देखोगे तो भाई साहब ये है 2m, नीचे लग रहा है 2mg। कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद की स्थिति ये थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, जो अब कितनी हो गई है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यहाँ पे कहोगे कि सर वही डायरेक्शन की बात करें, तो मैंने कहा टेंशन ऊपर लग रहा है, 2mg नीचे है, इसको नेगेटिव लेता हूं और इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, मतलब ये डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब देखो डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है यहाँ पर, ठीक है। अगर सर लेकिन आपने नीचे को पॉजिटिव क्यों लिया यार, बस यार खेल इतना, ऐसा नहीं कि तुमको ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव ले लेते तो गलत हो जाता, गलत नहीं होता, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर ऊपर को पॉजिटिव लिया है तो नीचे नेगेटिव होगा, और नीचे को नेगेटिव लिया है तो ऊपर पॉजिटिव होगा, है ना। बात बोल दी मैं, अगर ऊपर को पॉजिटिव लिया है तो नीचे नेगेटिव होगा, और नीचे को पॉजिटिव लिया है तो ऊपर पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव होगा, मतलब एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो दूसरा उसका अपोजिट, बस ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव तो ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखने लगूं तो मैं क्या कहूंगा, 2mg का इंपल्स, टेंशन का इंपल्स इज इक्वल्स टू 2mv माइनस का mu, दोनों ही नीचे थे इसलिए पॉजिटिव, तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन और ये आ गई सेकंड। यहां से ये चीज वापस आपका क्या आ गया, 0। Why? Because again 2mg is non-impulsive and yes this is impulsive.
क्योंकि आप कब बात कर रहे हो, आप कह रहे हो स्ट्रिंग जस्ट टाइट होने से पहले और टाइट होने के जस्ट बाद, वो जो झटका लगा बस उस दौरान की आप बात कर रहे हो। ऐसा नहीं कि यहां से लेकर यहां तक, ना जी ना, टाइम मैंने यहां से लेकर यहां तक की बात नहीं करी। जब वो गिर चुका है तो यू मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं 2gl, रूट ऑफ 2gl, मतलब ले चुका वो अपना टाइम। झटका लगने के जस्ट बाद की बात मैं कर रहा हूं। यहां अगर मैं देखूंगा तो अब यहां पे देखना फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, दोनों को ऐड करो जरा। सर तो कुछ वैसा ही मामला बनता दिख रहा है जैसे वहां पे सारे इंपल्स कैंसिल हो गए थे, तो यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन में जो अभी हुआ था सर जी वैसा ही। और ये mv 2m, तो ये आ गया अपना वही 3mv, वहां पे m1 प्लस m2 प्लस m3v आ गया था, ऐसा ही कुछ यहाँ पे m1 प्लस m2v आ गया है, और ये आ गया 2mu। और सर जी यार ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि मोमेंटम कंजर्वेशन कर दिया हो। मैंने कहा लग नहीं रहा, ये है ये, सुनो लेकिन कैसे है। एनएलएम में याद है क्या, एनएलएम अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये अलोंग द स्ट्रिंग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया ना, एक जुगाड़ समझ लो, एक ट्रिक समझ लो, ये इस रिजल्ट तक पहुंचने की एक डायरेक्ट ट्रिक। क्या है वो, अगर आपकी एक ही स्ट्रिंग है तो जो इंपल्स इसको लगी वही इंपल्स इसको लगी। ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, अलोंग द स्ट्रिंग यू कैन कंजर्व द मोमेंटम। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है इसका कि अभी आप ऐसा कह सकते हो, अलोंग द स्ट्रिंग आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते। कैसे, कि अलोंग द स्ट्रिंग आप देखोगे जब टेंशन हो जाएगा आपका इंटरनल, फिर एक्सटर्नल आपका फ्रिक्शन है लेकिन वो नॉन इंपल्सिव है, एमजी भी आपका स्ट्रिंग के अलोंग है, एक्सटर्नल है लेकिन वो नॉन इंपल्सिव है, दे विल नॉट क्रिएट एनी चेंज इन मोमेंटम। तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियली कौन मूव कर रहा था भाई साहब, ये सिर्फ 2m मूव कर रहा था, कितने स्पीड से, 2m मूव कर रहा था u स्पीड से, और फाइनली दोनों साथ साथ चलने लग गए कितने की स्पीड से। डायरेक्ट आप इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हो स्ट्रिंग के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के। अब अब अगर तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें टेंशन की इंपल्स निकालनी है तो या तो ये इक्वेशन यूज कर लो या ये इक्वेशन यूज कर लो, एक ही रिजल्ट आएगा। तो भाई हम यहां पर अगर टेंशन की इंपल्स निकालना चाहते हैं तो हम सीधे सीधे कह देंगे इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज एम वी, और v कितना है अपने पास, है बाय 3। ये अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी मतलब इंपल्स ऑफ टेंशन, जिसको मैं ये कह सकता हूं। इस तरीके से आप यहां पर टेंशन की इंपल्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अब एक और सवाल हम करेंगे और वो सवाल भी कुछ इसी टाइप का है। क्या है वो, वही है डायरेक्ट एक वैसा ही वैसा सवाल है। इसमें मैंने कहा सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स ए एंड बी, ये मान लो अपने पास ए है, ये है अपना बी, ये है 3m और ये है कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्प्रिंग एज शोन, तो ये मासलेस स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, बोला पूरे सिस्टम को भी रेस्ट में रखा गया। तुम बोलोगे यार रेस्ट में कैसे आ सकता है, देखा हाथ से पकड़ा हुआ था, ऐसे समझ लो। दोनों की वेलोसिटी क्या है, सी। When a bullet of mass m moving with the velocity u as shown hits the block B, तो बुलेट जो है मास m की वो u वेलोसिटी से टकरा रही है। अब ऐसा मत बोलना कि सर वो नीचे आएगी तो टकराते वक्त तो उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, भाई वो टकराते वक्त की ही वेलोसिटी है ये, वो तो थोड़ा साफ दिखे इसलिए थोड़ा ऊपर बना दिया। अब आपसे बोल रहा है कि वो टकरा के इसमें धंस जाती है। अब तुम बोलोगे यार क्या एक ही एक सवाल बार बार रिपीट कराते रहते हो, यहां पर भी तो कुछ ऐसा ही था। मैंने कहा हाँ था तो सही, यहां पर भी वैसा ही क्या, देखो दो ब्लॉक्स है और एक बुलेट है। बोलोगे है तो सही, दो ब्लॉक्स हैं और एक बुलेट है, तो लेकिन वो उस प्लेन में मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा था सब कुछ, कोई एक्सटर्नल फोर्स था नहीं एक्स डायरेक्शन में। मैंने कहा यार तुम स्ट्रिंग के अलोंग देखो, स्ट्रिंग के अलोंग अगर तुम देखोगे तो इसको खींचने वाला एक mg है जो कि नॉन इंपल्सिव है, और ये 3mg है जो भी कैसा है, नॉन इंपल्सिव है, और इसका जो mg है वो भी नॉन इंपल्सिव है। तो ये mg तो कोई असर ही नहीं डालेंगे मोशन पे,
टकराते वक्त, टकराने से जस्ट पहले, या बुलेट धंसने से जस्ट पहले और धंसने के जस्ट बाद, इन फोर्सेस का mg वाले फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि मोमेंटम कंजर्व करते हैं अलोंग द स्ट्रिंग, और क्या भाई, बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं मैं। यस, यू कैन कंजर्व द मोमेंटम। सीधे यहां पर आपसे क्या पूछा है, द इंपल्स इंपार्टेड बाय द टेंशन फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 3m। यहां टेंशन की इंपल्स निकाली, तो सबसे पहले तुम तो ऐसा ही समझ लो कि ये स्ट्रिंग के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब कि मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग स्ट्रिंग। ठीक है, कितना आएगा, तो इनिशियली ये दोनों तो चल नहीं रहे थे, सिर्फ ये चल रहा था। तो ध्यान रखना, अलोंग द स्ट्रिंग में अगर देखो तुम ऐसे जा रहे हो, समझना बात को, ऐसे जब जा रहे हो, इधर जब इसको पॉजिटिव लोगे तो इसको लोगे नेगेटिव, और इसको लोगे पॉजिटिव और इसको लोगे नेगेटिव। सर ये बात समझनी है आपकी। मैंने कहा देखो आप जा कैसे रहे हो, मेरा हाथ के डायरेक्शन को देखना, ये अलोंग द स्ट्रिंग में मूव की। इस वाले केस में जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो ये पॉजिटिव लूंगा, और इस वाले केस में मैं ये पॉजिटिव लूंगा, कि मैं इधर से इधर जा रहा हूं, ए से बी, तो ये पॉजिटिव हो गया और इधर से ये पॉजिटिव हो गया, इसके अपोजिट वाले सब नेगेटिव हो जाएंगे। ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, समझ लो डायरेक्शन नहीं है ये, अलोंग द स्ट्रिंग, मतलब इसको ऐसा सीधा समझ लो रे यार तुम, बस ये 3m है, ये आपके पास m है, और ऐसा समझ लो कि m आके u वेलोसिटी से टकरा गया। अब तुम देखो, अब तुम क्या बोलोगे, इनिशियल मोमेंटम mu और फाइनल मोमेंटम 4mv। खत्म 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 खत्म, बस निपट गया ये सवाल। टेंशन का इंपल्स 3m के ऊपर बात कर लो तो नेट इंपल्स इज 3m इंटू, क्यों लिया सर जी आपने 3m इन दोनों को, क्यों, क्योंकि यार 3m पे टेंशन ही एक अकेला इंपल्स है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। यहां से सीधे सीधे आपको जो है ये मिल जाएगा 3mu/4, दिस इज द इंपल्स ऑफ टेंशन। खत्म बात। चाहे तुम इन दोनों पे लगा के देख लो या इस अकेले पे लगा के देख लो, अकेले पे लगाओगे तो इसका इंपल्स भी आएगा। ये वैसा ही सवाल हो गया, बस वहां पे मैंने m1 m2 m3 दिया था, यहाँ इसके नंबर डाल, m1 m2 m3 की जगह वैल्यू आपको दे दी गई। ठीक है, आओ चलो एक और सवाल देखते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट आफ्टर द जर्क। सवाल क्या है उसको समझते हैं। सवाल में आपको कहा गया है कि दो मास है, ए और बी, दोनों का मास भी सेम दिया हुआ है, आइडेंटिकल है, और आपको बोल रहा है कि ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए दोनों मास और रस्सी से कनेक्टेड है। ये रस्सी की लेंथ कितनी है, 2l। हालांकि अभी दोनों के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस है l। क्या किया हमने, एक को एकदम से कुछ वेलोसिटी दी और उस वेलोसिटी की वजह से ये आगे जा रहा है। अब ये वेलोसिटी की वजह से आगे तो जाएगा, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए कि पर्टिकुलर डिस्टेंस को अचीव करने के बाद रस्सी जो है वो टाइट हो जाएगी। ये भी तो ढीली पड़ी है तो रस्सी कैसे हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। रस्सी टाइट हो जाएगी और ये लेंथ जैसे कितनी होगी, 2l। अब इस मोमेंट तक तो इसकी स्पीड u ही थी, लेकिन अब जैसे रस्सी टाइट हुई तो रस्सी एक झटका लगाएगी भाई साहब इस डायरेक्शन, और इस पे लगाएगी इस डायरेक्शन में, तो उस झटके की वजह से ये इधर चलने लगेगा और इसकी भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो आपको अब बताना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट आफ्टर द जर्क। पूरी कहानी आपको यहां पे समझानी है। ठीक है, अभी आप जो है इसको करें सॉल्व, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं इसका सॉल्यूशन तो बता ही दूंगा, उसमें कुछ खास है ही नहीं। सॉल्यूशन एकदम वापस है, एकदम रद्दी सवाल है, कुछ नहीं है इस सवाल। कैसे देखते हैं भाई। मैंने कहा कि भैया पहले तो ये कुछ l यूनिट्स की दूरी पे था और ये कुछ तरीके से यहाँ पे ये, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये आगे चलता है चलता है चलता है तो ये पहुंच जाता है कुछ यहां, और इसकी जो स्पीड है वो कोलिजन से जस्ट पहले, कोलिजन में इसलिए कह रहा हूं या इंपैक्ट से जस्ट पहले, रस्सी खींचने से जस्ट पहले तो यू ही रहेगी।
इसको कोई नहीं छेड़ रहा भाई, रस्सी मासलेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है ना। तुम बोलोगे सर फ्रिक्शन तो अच्छा दे रखा है खुद, है ना। ताकि नहीं दे रखा होता तब भी ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, स्मूथ मान के चलेंगे, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि यार फालतू की बातें नहीं है। ठीक है, अब ये रस्सी की लेंथ टोटल 12 थी, तो 12 पे आ गया, ये आपको दिया गया था L, तो इस मोमेंट पे एक बार मैं क्या कर लूंगा, ये एंगल पता कर लूंगा, ये कितना आ रहा है। भाई साहब ये 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि साफ दे रखा है कि ये 90 पे इसको ऐसा फेंका था इधर से, है ना। और ये अगर 90 डिग्री है, ये 12, और इस एंगल की अगर मैं बात करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री, 30, और ये भी अपना कितना 30। अब भी अगर आप सोच रहे हो कि यार कैसे सॉल्व करें, तो मतलब सॉल्व कर सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो सुने आगे वाली बात। अब इस बात को बड़े गौर से सुनना, इस एम के ऊपर टेंशन जो है वो कुछ ऐसी लगेगी और वो इंपल्सिव होगी, क्योंकि इस पे झटका लगने वाला है। लेकिन इस टेंशन का इस डायरेक्शन में, जो कि इस टेंशन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। टेंशन का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होने की वजह से आप ये कह सकते हो, हालांकि टेंशन ही है जो इसके वेलोसिटी को और इसके वेलोसिटी को या मोमेंटम को चेंज करेगा, क्योंकि यही इंपल्सिव है, लेकिन क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इस डायरेक्शन में देयर विल बी नो चेंज इन द मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। अगर इसके कंपोनेंट में ले लेता हूं, एक मैंने लिखा u cos 30 और एक मैंने लिखा u sin 30, आप ये समझ जाओ u sin 30 को कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंपोनेंट इंपल्स के परपेंडिकुलर है, चेंज मोमेंटम में आएगा ही नहीं। ये है आपके पास कौन सी सिचुएशन, जस्ट बिफोर द इंपैक्ट, है कि नहीं। वो इंपैक्ट मतलब वो झटका जो लगा, और ये अभी हम बात करने वाले हैं जस्ट आफ्टर दैट। जस्ट आफ्टर दैट क्या होगा, ऐसा तो है नहीं वो चल मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर चुके होंगे, है तो उसी पोजीशन पे, झटका लगने से जस्ट पहले और जस्ट बाद बहुत ही सडन चेंज आ रहा है ये। भाई साहब ये अपने को कुछ ऐसा दिख रहा होगा, को ठीक है। तो हमने क्या कहा, भैया इस वाले कंपोनेंट को तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता, ये आपका अभी भी कितना रहेगा, u/2 ही रहेगा, ये u/2 था, ठीक है, ये u/2 ही रहेगा, लेकिन ये वाले कंपोनेंट में थोड़ी सी कमी आई होगी, क्यों आई होगी, क्योंकि टेंशन ने इसको कम कर दिया होगा, और ये वाला कंपोनेंट जो है बड़ा होगा, ये वेलोसिटी बड़ी होगी, इसकी वेलोसिटी इधर आएगी। अब कोई पूछेगा सर ये जो है वो इधर ही क्यों चला, क्योंकि यार इसके ऊपर इंपल्स लगा ही इस डायरेक्शन में, तो इसको वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में मिलेगी, हाँ के ना, बिल्कुल साहब। अब तुम कहोगे कि सर ये दोनों सेम कैसे ले लिया आपने, मैंने कहा क्योंकि यार ये रस्सी से बंधे हुए, रस्सी से बंधे हुए तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी दोनों की सेम आनी चाहिए, है ना। रस्सी क्योंकि टूट नहीं रही है, दोनों के रस्सी के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट आएंगे वो सेम, इसकी तो टोटल वेलोसिटी इधर है, लेकिन इसका ये कंपोनेंट इधर। अब u/2, अब मुझे बताओ क्या इस वाले डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रिंग मोमेंटम कंजर्व नहीं है क्या, तुम बोलोगे क्यों। मैंने कहा पहली बात तो अलोंग द स्ट्रिंग छोड़ो, किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इन दोनों मासेस का, क्यों, क्योंकि जो फोर्स लगा वो तो रस्सी की वजह से लगा, रस्सी इंटरनल फोर्स हो जाएगा, दोनों को लेके चलोगे, बोलो हाँ के ना। और रस्सी अगर इंटरनल फोर्स हो गया, जब तुम दोनों को लेके चल रहे हो, तो रस्सी कैसा हो गया तुम्हारा इंटरनल फोर्स, तो बाहर से तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो मोमेंटम तो क्या होगा, मोमेंटम तो कंजर्व ही होगा, होगा कि नहीं, मोमेंटम आपका कंजर्व ही होगा। लेकिन फिर भी सर आप इस डायरेक्शन की क्यों बात कर रहे हैं, मैंने कहा यार इसलिए क्योंकि मैंने कंपोनेंट इसमें और इसमें लिया। सर इसमें क्यों लिया कंपोनेंट, क्योंकि इधर आपका कोई इंपल्स था नहीं एक्सटर्नल, इस अकेले पे, अब बची है ये डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में मैं मोमेंटम कंजर्व कर देता हूं,
इनिशियल, मैं क्या बोल रहा हूं, अलोंग द स्ट्रिंग मोमेंटम कंजर्वेशन, टी इनिशियल इज इक्वल्स टू, कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा अपने पास इनिशियल मोमेंटम, इसका लिखूंगा इस डायरेक्शन में जो कि आएगा एम यू कॉस 30, और अभी ये दोनों चलने लगे तो 2m बी जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा u cos 30 बाय, ठीक है। टू कितना था जरा देखें हम, टू अपने पास था 4√3, रख देते हैं यहां पर, क्या आ जाएगा 4√, और cos 30 कितना आएगा, वो आएगा √3/2, आई बात समझ में। और एक 2 पहले से लिखा हुआ है भाई साहब, ये यहां से कट गया और v आ गया अपने पास 3, इसकी वेलोसिटी 3 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3, और ये दोनों आई इसको मतलब देखो, इसकी वेलोसिटी जो आएगी 3, इसकी हो जाएगी 3, और ये u कितना था अपने पास 4√3, ये आ जाएगा 2√3। तो इसकी फाइनल स्पीड निकालनी तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे करके निकलेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो यार कुछ खास नहीं है, बस आपको ये देखना है कि किस डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, किस डायरेक्शन में क्या करते हैं। हालांकि यहाँ पे तुम कहोगे सर आपने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम तो लगाई नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर तुमसे पूछे यार बताओ टेंशन की इंपल्स कितनी है, टेंशन की इंपल्स एक झटके में इस डायरेक्शन में मैं लिख के निकाल दूंगा, द इंपल्स ऑफ टेंशन, इस डायरेक्शन को मैंने लिख लिया पॉजिटिव, ये पहले तो चल ही नहीं रहा था, बाद में चलने लगा, कितने से, बी से, खत्म, मामला खत्म, बस इसके लिए लगा दी, पहले चल नहीं रहा था, इनिशियल 0, फाइनल कितना m into v, बस काम खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इन चीजों को निपटा सकते हो। एक और सवाल देखते हैं हम, क्या कह रहा है ये, एक और सवाल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। स्टील बॉल ऑफ मास 0.5 kg, ठीक, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल हेवी स्टील स्लैब, ठीक है साहब, द बॉल स्ट्राइक्स द स्लैब एंड रिबाउंड्स टू इट्स ओरिजिनल हाइट, ठीक है साहब, कह रहा है वो कर देते हैं हम। आपको यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, आपको यहाँ पे कहा गया है कि भाई देखो स्टील बॉल है, इसको हमने कुछ h हाइट से गिराया, और h हाइट से गिरने के बाद ये टकराता है कुछ, और टक्कर के बाद वापस उतनी ही हाइट वो अचीव कर लेता है, मतलब टकराने के बाद भी इसकी स्पीड वही रही होगी, इतने से टकराया उतने से ही वापस वो बाउंस बैक किया होगा। बोला कैलकुलेट द इंपल्स डिलीवर्ड टू द बॉल ड्यूरिंग द इंपैक्ट इफ द बॉल इज इन कांटेक्ट विद द स्लैब फॉर 0.002 सेकंड्स, तो ये बता दिया, देखो कितना कम टाइम है वो, 0.002 सेकंड्स के लिए वो कांटेक्ट में था। फाइंड द एवरेज रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द इंपैक्ट, एकदम अगेन रद्दी सवाल, कैसे, ये वेलोसिटी कितनी आएगी अपने पास, मैंने बोला था ना आज हम बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल करने वाले, एकदम रद्दी सवाल करने वाले, ठीक है सर, क्यों बट ऐसा, मतलब यार आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रखना था मुझे, और असली सवाल जो इसके रहेंगे ना वो हम कहाँ देखेंगे, एक तरीके से कोलिजन में देखेंगे, है ना। और आज ही मैं कोलिजन में वो सवाल करवा के तुम लोगों को फालतू कंफ्यूज करना नहीं चाहता था, तो मैंने कहा यार पहला सेशन थोड़ा सा बेसिक रख लेते हैं, फिर कोलिजन को भी देख लेंगे, और कोलिजन के बाद वाला जो सेशन होगा वो हम अच्छे वाले सवाल उसमें करेंगे, जब हम 2 डायमेंशनल कोलिजन में बात करेंगे, वहां पे बहुत ही बढ़िया वाले सवाल हम करने वाले हैं। तो खैर ये अभी टकराया होगा तो h हाइट से गिरा है, तो यार √2gh इसकी वेलोसिटी होगी, तो ये वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी आपकी रूट, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ड्यूरिंग द इंपैक्ट जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, ड्यूरिंग द इंपैक्ट द चेंज इन मोमेंटम इज एक्चुअली 2mv, क्या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं तो इसमें कोई तकलीफ है क्या, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि p फाइनल है अपना mv, mv माइनस माइनस mv, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2mv, डायरेक्ट लिख दिया, है ना। और ये जो नेट इंपल्स है, सॉरी नेट चेंज इन मोमेंटम है वो किसकी वजह से आया होगा, ऑब्वियसली इट इज ड्यू टू द इंपल्स ऑफ नॉर्मल एंड इंपल्स ऑफ mg, तुम बोलोगे mg थोड़ी ना इंपल्सिव है, सही बात है, इसलिए द होल रोल ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसका है, इट इज ऑफ नॉर्मल, तो फॉर चेंजिंग द मोमेंटम कौन रेस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल, तो नॉर्मल का इंपल्स इज दिस, तो आपसे यही पूछा था कैलकुलेट द इंपल्स डिलीवर्ड टू द बॉल ड्यूरिंग द इंपैक्ट, ये, और किसने दिया, वो नॉर्मल ने, सर जी अगर अब नॉर्मल ने ये इंपल्स दिया है
तो वो पूछ रहा है कि वही वो नॉर्मल का रिएक्शन भी बता दो कितना था। एवरेज पूछ रहा है ना भाई, वो एवरेज। एवरेज मतलब एक्चुअली में क्या होता है, जब ये इंपल्स लगता है तो वैल्यू जो है इंपल्सिव फोर्स की वो जीरो से एकदम मैक्सिमम जाती है और फिर जीरो हो जाती है, मतलब वैरी करती है वो। ऐसा नहीं कि वो कांस्टेंट फोर्स लगा, वो वैरी करेगी, एकदम से बढ़ेगी और एकदम से घटेगी। तो वेरिएबल है ये नॉर्मल, इसका एवरेज निकालना। एवरेज मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू। एवरेज हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेता हूं तो आपका ये नॉर्मल आ जाएगा कांस्टेंट, एक एवरेज वैल्यू आ गई, एंड इंपल्स इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू डेल्टा टी। एवरेज मतलब वो जो वेरिएबल वैल्यू थी उसका एवरेज निकाल लिया, कांस्टेंट वैल्यू के जैसा मान लिया, तो आपके पास जो इंपल्स होगी उसको आप ऐसा लिख सकते हो एन एवरेज इनटू डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 2mv। अब आपको सब दे रखा है यार, और सब निकल जाता। आपको डेल्टा टी दिया गया है, आपको 2mv में ये p दिया गया है, और सब की वैल्यू दे रखी है। उठा उठा के वैल्यू उसको पटको, इंपल्स निकल जाएगा, है ना। और इंपल्स निकल गया तो फिर एन एवरेज नॉर्मल की वो एवरेज वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, चलिए और बात करते हैं आगे, क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। और बस ये लास्ट के दो, अगेन रद्दी रद्दी क्वेश्चन से कुछ खास नहीं है इसमें। टाइम को देख, 1 घंटा भी हो चुका है तो टाइम को हमने देख ही लिया है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि बुलेट ऑफ मास m मूविंग वर्टिकली अप। ठीक है साहब, की बुलेट है जो m मास की बुलेट है, वर्टिकली अप जा रही है, दिख रहा है, मूविंग वर्टिकली अपवर्ड इंस्टेंटेनियसली विद द वेलोसिटी u हिट्स अ हैंगिंग ब्लॉक। तो यार ये इससे टकरा जाती है, ऐसा दिया गया है यहाँ पे। टकराने के बाद क्या होता है, आगे वो धस गई उसमें, वही घिसे। तो हाइट थ्रू विच द ब्लॉक राइजेस आफ्टर कोलिजन, तो पूछ रहा भाई साहब ये ब्लॉक कितना राइज कर जाए। देखो अगेन दर, बहुत रद्दी सवाल है ये भी, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहली बात, जब ये से टकराएगा तो भैया टेंशन तो आपकी इंपल्सिव होगी नहीं होगी, तो स्लैक कर जाएगी। और टकराने के दौरान इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वही इंपल्सिव होगा। इसने जो इस पे लगाया, इसने जो इस पे लगाया, दोनों पे लगने वाला mg, और ये टेंशन ये नॉन इंपल्सिव है, तो इनका होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स इज नॉन इंपल्सिव, ड्यूरिंग दैट इंपैक्ट यू कैन कंजर्व द मोमेंट। इस बात को समझना, क्या बोल रहा हूं मैं, कि ड्यूरिंग impact we can conserve the momentum for the system। मतलब m प्लस m दोनों को साथ लेके जब चल रहे हैं, why, because the external forces, that is mg and tension, they are non impulsive। कि भाई मैंने इसलिए भी लिख दिया जिससे कि तुम आगे कभी पढ़ो, नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते, बनाने चाहिए भाई, तुम ये चीज ध्यान रख पाओ। इसलिए मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूंगा। तो ये है जस्ट बिफोर इंपैक्ट, ठीक है, मोमेंटम जस्ट बिफोर इंपैक्ट, JBI लिख दूं, JBI जस्ट बिफोर इंपैक्ट, मोमेंटम जस्ट आफ्टर इंपैक्ट। ठीक है, बोल दिया ना, लिख भी लोगे कोने में बाद में जिससे कि तुमको समझ में। जस्ट बिफोर इंपैक्ट मोमेंटम, ये तो चल नहीं रहा था, ये चल रहा था कितने से, u से। आफ्टर इंपैक्ट दोनों धस गए, है ना भाई, दोनों साथ चल रहे हैं तो कितना आ जाएगा भाई, इतना। इधर से जो है एकदम रद्दी सवाल है, जैसा कि देख रहे हो बाई 2 आ गया। अब बताओ भाई, अब ये ऐसा हो गया कि भाई धसने के बाद क्या सिचुएशन बन गई, धसने के बाद ऐसा है कि ये इसी के अंदर धसा हुआ है, तो दोनों मास तो हो गए 2m, और इसकी जो वेलोसिटी अब कितनी हो गई है, u/2। अब बताओ यार u/2 वेलोसिटी लेके कितनी हाइट जाएगा ये। रेक्टिलिनियर में तुमने पढ़ा है u परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय 2g, परपेंडिकुलर u परपेंडिकुलर का
स्क्वायर बाय 2g परपेंडिकुलर। खत्म, खत्म, एकदम खत्म, सवाल खत्म, एकदम रद्दी रद्दी सवाल और एकदम रद्दी जवाब, रद्दी सवाल, रद्दी सॉल्यूशन, रद्दी टीचर है, ऐसे ही है बस। चलो आओ तो लास्ट क्वेश्चन देख, घंटा 4 मिनट ऐसे कितना। चलो अभी देख लेते हैं सवाल हम एक बार, यार यार फोकस हुआ को ना जाने कहाँ हो जाता है। हाँ जी भैया, तो लास्ट सवाल की ओर कूच करते हुए, फाइंड द टाइम आफ्टर विच देयर विल बी नो स्लिपिंग। स्लीपिंग हो ही नहीं रही भाई, स्लीपिंग कहाँ कहाँ पे, बिटवीन ए एंड बी। अच्छा ए कौन है भाई, ए और ये है बी, बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल कॉन्टेक्ट्स। अब इस सवाल को समझो सबसे पहले, है क्या ये मामला है भैया। ये प्लैंक के अच्छा खासा, इसकी लेंथ अच्छी खासी है, ध्यान रखना। इसका मास है m, ऊपर इसके एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 है। इस ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी दे दी है, हालांकि ये अभी रेस्ट पे। तो आपको ये समझना आना चाहिए कि जब ये चलेगा तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे और इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। ठीक है, चले एक बार कितना कितना फ्रिक्शन लगेगा। यहां जो फ्रिक्शन लगेगा वो आ जाएगा अपने पास म्यू इंटू एन। तो एन यहां का आएगा 2mg, मतलब म्यू इंटू mg, तो ये आ जाएगा 6 म्यू है इसका 3 म्यू इंटू 2mg 6। इतना ही फ्रिक्शन भाई साहब इस पे आगे लगेगा। अब इस ब्लॉक को चलाने वाला तो ये फ्रिक्शन ही है भाई साहब। नीचे देख नीचे देख लो कि फ्रिक्शन कितना लग सकता है। यहाँ का जो फ्रिक्शन है, यहाँ का जो फ्रिक्शन है, यहाँ का नॉर्मल आपका आएगा दोनों का मिला के जो कि 3mg, और यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ये आ जाएगा 3 म्यू mg, 3 म्यू m। हाँ बताओ भाई ये ब्लॉक चलना चाहिए कि नहीं। अब तुम बोलोगे सर जी देखो यार आगे लग रहा है 6 म्यू mg, पीछे लग रहा है 3 म्यू mg, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा है ये कम है तो ये चलना चाहिए। मैंने कहा हाँ यार बात सही कह रहे हो, एकदम बिल्कुल चलना चाहिए। बस अब जैसे ही इसको तुम चलाओगे तो इस बात को समझना, फ्रिक्शन जो है इसकी स्पीड को करेगा कम और इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो एक टाइम आएगा जब इसकी स्पीड जो कि u है और इसकी 0 है, ये कम होने लगेगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और ये बढ़ने लगेगी। और एक टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम क्यों बढ़ेगी भाई साहब। देखो यार ये सपोर्ट कर रहा है मोशन को, सर ये अपोज कर रहा था लेकिन सपोर्ट ज्यादा कर रहा है ना भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, बढ़ते बढ़ते इसके कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। और उस वक्त दोनों की स्पीड कैसे हो गई, सेम, मतलब दोनों के बीच की स्लिपिंग रुक गई। सबसे पहले तो यही पूछ रहा है कि जब ए और बी के बीच की, व्हेन देयर विल बी नो स्लिपिंग, फाइंड द टाइम आफ्टर विच, कितने टाइम बाद ए और बी के बीच की स्लिपिंग रुक जाएगी। तो लो भाई ये देखो ये रोक दी हमने। सुनो कहानी, क्या बोलेंगे हम कहेंगे देखो साहब ऐसे, इनिशियली तो क्या मामला था, इनिशियली तो चल रहा था कुछ से, और फाइनली क्या हो जाता है, फाइनली जो चलते चलते जो है ना, ये इस पे कुछ चल गया होगा आगे, रेट ऑफ स्लिपिंग थी, लेकिन अब दोनों की जो वेलोसिटी वो सर सेंटर ऑफ मास के इक्वल है क्या वेलोसिटी। हाँ हाँ बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के इक्वल है मेरे भाई ये वेलोसिटी, है ना। अच्छा सर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम रहेगी क्या नहीं, वो तुम बताओ मुझे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अभी कितनी है कहोगे सर, अभी अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाले, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, तो एक बार निकाल लेते हैं। सर अभी जी आ रही है 2mu/3 आ रही है। अच्छा क्या लगता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम रहेगी, नहीं रहेगी सर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। क्लियर है ना, तो ऐसा मत बोल देना कि यहाँ पे अरे सर आपने पढ़वाया इस टाइप के क्वेश्चन तो ये 2u/3, तो यहाँ पर भी ये 2u/3 रहेगा। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं गलती कर दोगे, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स है तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा अजीबो गरीब है ना। क्या करें फिर, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे। जैसे यार देखो मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन आपको हेल्प करता है क्या निकालने में।
एक्सेलरेशन निकालने में, फोर्स निकालने में, ऐसे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को भी सीख लो। तो वही तरीका है जो अपन ने आपको बता रखा है एनएलएम से कि एक बार तो पूरा सिस्टम उठाऊंगा, उस पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाऊंगा। क्या बोलती है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम? नेट इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। लगाए पूरे सिस्टम पे, लगाओ साहब। इसके ऊपर नेट इंपल्स किसकी आ रही है? वो आ रही है सिर्फ और सिर्फ इस फ्रिक्शन की। तो फोर्स एट 3 म्यू एम जी। यहां से यहां मान लो अभी टाइम हो चुका है कुछ टी, यहाँ टाइम कितना था? टी इक्वल्स टू 0। यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लग गया? टी। क्या ये कांस्टेंट फोर्स है? क्या है? इसकी डायरेक्शन कैसी है? इधर। तो ये इंपल्स कैसे आ जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव 3 म्यू एम जी इंटू टी। नेट इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये कितने से चल रहा है भाई? ये चल रहा है 3 एम चल रहा है वी से, 2mv mv। ये फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम 2 MEU। ये आ गई आपके पास पहली। इसी प्रकार अब क्या करना है? अब यार या तो ये ब्लॉक उठा लो या ये ब्लॉक उठा लो, तुम्हारी जो मर्जी हो उठा। मैं जो इंटरेस्टेड हूं वो हूं एम में। तुम कहोगे क्यों? ऐसा क्यों? देखा, ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस यार इसका क्या है ना, इनिशियल मोमेंटम 0 है, थोड़ा सा दिखने में कम, एक एक्स्ट्रा टर्म, मतलब पी इनिशियल नॉन जीरो है तो वो लिखा नहीं जाएगा इधर। इसका पी इनिशियल इसका 0 है, इसलिए वो लिखा नहीं जाएगा, तो एक टर्म कम दिखेगी तो थोड़ा सा अच्छा लगता है दिल को। बाकी तो फर्क इतना पड़ेगा नहीं, है ना, कि भैया बहुत हमने टाइम बचा लिया भाई, ये सवाल जो है 3 मिनट में हो रहा था तो हमने जो है आधे मिनट में निपटा दिया, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। खैर ये सवाल वैसे भी 1 मिनट का ही सवाल है टोटली। मैंने क्या किया, एम के ऊपर जो है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाई। एम के ऊपर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओगे तो एक इंपल्स लग रहा है इधर, एक इंपल्स लग रहा है इधर। हालांकि मैं नेट करके लिख सकता था, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि वो उस इंपल्स को अलग लिख रहा हूं, जो थी 6 म्यू एम जी टी पॉजिटिव, और ये 3 म्यू एम जी टी आ जाएगी नेगेटिव। है ना? आ रही है बात समझ में? तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, तो अपने पास ये आ जाएगा 3 म्यू एम जी। तुम लोग ऐसा अलग अलग करके लिखना, बाद में कभी पढ़ो तो समझ में। एंड दैट दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू mv माइनस 0। बस इस 0 को देखने के लिए, थोड़ा सा दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए मैंने ये लिया, अदरवाइज आप ये भी ले सकते। और इस केस में आप क्या कहते हैं कि माइनस का 6 म्यू mgt, माइनस का 6 म्यू mgt इज इक्वल्स टू 2mv माइनस 2mu। डायरेक्शन का ख्याल हमेशा रखना है। अब ये आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आपकी जैसे मर्जी हो आप वैसे इसको सॉल्व करें। तो मैंने क्या कहा भाई, पहले मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड करते, दोनों इक्वेशन ऐड करते ही मुझे क्या दिख रहा है भाई साहब, इससे कट गया तो ये आ गया इधर, इधर कितना आ गया 4m, और ये आ गया 2। काटो 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 काटो, क्या आ जाएगा आपके पास u। आई बात समझ में? और v की वैल्यू उठा के जहां मर्जी आ रही है वहां पटक दो, टाइम भी आ जाएगा, है ना? तो अब मैंने क्या निकाल लिया, टाइम भी निकाले, तो ये m से m कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, या पहले लिख दूं टाइम इज v बाय, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, इधर ये एरो लगा देता हूं, है ना? तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी v बाय 3 म्यू जी, आगे पटकेंगे तो आ जाएगा u बाय 6। ये भाई साहब टाइम। अब कोई कहने को कहेगी अरे सर क्या ये बिना इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के सॉल्व नहीं हो सकता था? मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? बिल्कुल, ये सवाल अगर मैं तुम्हें रेक्टिलिनियर मोशन में दे देता तो वहां पर भी हम कर देते इस सवाल। ये सवाल अगर मैं तुम्हें रेक्टिलिनियर मोशन में भी देता तो वहां पर भी ये सवाल हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि हमने कुछ बहुत अजीबोगरीब चीज कर ली है या बहुत अतरंगी सी चीज कर ली है, नहीं, लेकिन बस हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाना सीख रहे हैं। अच्छा सर रेक्टिलिनियर मोशन में कैसे कर लेते हैं आप? मैंने कहा क्यों नहीं कर लेता, बताओ। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? तुम कहोगे सर इसके ऊपर फोर्स लग रहा था 6 म्यू mg। तो मैंने कहा यार इसका एक्सेलरेशन बता दो तुम, कितना आएगा? तुम कहोगे अच्छा एक्सेलरेशन तो फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास मतलब ये आ जाएगा 3 म्यू जी। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में? और सर जी इसका एक्सेलरेशन, मैंने कहा इसका भी निकाल लो, टोटल फोर्स आ रहा है 3 म्यू mg अपॉन m, इसका एक्सेलरेशन भी कितना आ जाएगा म्यू जी अपॉन m। अब इसकी वेलोसिटी u से v हो जाती है, से v हो जाती है, इक्वेशन यही तो लिखोगे v इज इक्वल्स टू u, डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था इसलिए
माइनस का 3 म्यू जी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसकी क्या लिखते हैं, इसकी लिखते हैं v इज इक्वल टू 0 प्लस 3 डी टी। आई क्या बात समझ में? और दोनों को ऐड कर देते तो ये दिख रहा है, उतना ही आसान है भाई। लेकिन बस इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमने सीखा, बस इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमने सीखी यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे थे, तो सॉल्व हो सकता है। बाकी तो तुम सॉल्व करके वो ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है ये बात? ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर क्या था भाई? हाँ, फिर था अपने पास कि भाई फाइनली तो क्या होगा कि अब देखो, इस वक्त दोनों की वेलोसिटी हो गई सेम। अब कुछ दूर बाद तो क्या होगा, सब कुछ रुक जाएगा मामला। तो जब सब कुछ रुक जाएगा तो साहब तब भी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा देते है ना। याद रखना यार, थोड़ा सा मतलब इजी तो लगता है ये, है ना। अब जैसे यहाँ पे तुम क्या कर रहे थे, यहाँ तुमको जैसे एक बार को एक्सेलरेशन निकालना पड़ा, सोचना पड़ा काफी चीजें। यार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आसान सी चीजें, मतलब बस हाँ फोर्स मल्टीप्लाई किया, मोमेंटम निकल गया, खत्म खत्म खत्म। एक्सेलरेशन का कहीं लेना देना ही नहीं है। अब वो समझ रहे हो तुम कि फोर्स के अंदर छुपा हुआ है एक्सेलरेशन, है वही ये भाई। एम हटा दोगे तो ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा हुआ है, अगर तुम समझ पा रहे हो तो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नई चीज नहीं है, लेकिन प्लीज इसको इग्नोर ना करना कि है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, आज भले इसकी पावर इतनी ज्यादा तुम्हें नहीं दिखी हो, लेकिन ये है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आगे आने वाले जगह पर तुमको दिखेगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो तुमने सोचा अरे सर जब इससे ही हो गया तो फिर क्यों फालतू में एक नई चीज करवा रहे हो, समझो बात को यार। ठीक है, हाँ जी। तो अभी अपना जो फाइनल जो चीज बची है, वो फाइनल क्या बचा है कि फाइनल हम कह रहे हैं कि यार ये जो है फाइनली जाके रुक जाता है। अब रुक ही जाता है तो मान लो थोड़ा सा और आगे चल गया होगा और फाइनली रुक गया, मतलब ये भी 0 पे आ गया, ये भी। अच्छा एक और चीज यहाँ पे, नेट ये एक्सटर्नल था, इन दोनों के बीच की इंपल्स इंटरनल थी, इसलिए नहीं दिखा यहाँ मैंने, है ना। अब आओ देखो सर, किसी चुटकियों में सवाल सॉल्व होगा ये, है ना। चुटकियों में सवाल सॉल्व होगा ये, देखना कैसे। आपने कहा यार इधर टाइम था t इक्वल टू 0, इधर टाइम हो गया t। अब सब कुछ क्या हो गया कि स्लिपिंग इज नो देयर, मतलब देयर इज नो स्लिपिंग एट ऑल कॉन्टेक्ट्स, कहीं भी कुछ नहीं हो इन केस जो ये कह रहा था। तो यार अपना यही तो था बस, एक कौन, टी म्यू एम जी। अब यहां से यहां तो बस आप सीधे लिखो नेट इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंट, है ना। नेट इंपल्स इक्वल्स टू चेंज मोमेंटम किस किस लगाया आपने, 2m और m पे भी। नेट इंपल्स कितना आ जाएगा, 3 म्यू एम जी आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि इधर लग रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम जो, एंड दैट माइनस इनिशियल मोमेंटम जो कितना आ जाएगा 2mu। अब बताओ यार, इससे इजी सवाल कभी, मतलब तुमने कितने इजी सवाल है ना। t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/3, कितने टाइम बाद सब कुछ रुक जाएगा, खत्म, एक लाइन में खत्म, एक लाइन में खत्म। सर रेक्टिलिनियर में इसको कैसे करते हैं, रेक्टिलिनियर में कैसे करते हैं बताओ, है ना। रेक्टिलिनियर में बस बात ये है, आपको ये देखना है, रेक्टिलिनियर में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है बात कैसे हो जाती ना रेक्टिलिनियर में जब आप देखते, इस बात को आपको समझना होगा कि यहां पर तो आपको मदद मिल गई, क्यों, तो यहां पर ये जब यहां से यहां तक अलग अलग चल रहे थे, इसके बाद ये साथ चलने लग जाते हैं, और साथ चलने जब लग जाते हैं उस दौरान इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझना। अब देखो इसी सवाल में इसकी थोड़ी सी पावर, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की पावर कैसे, क्योंकि यहां पर आप इस बात को समझ रहे हो कि इधर से इधर तक तो स्लिपिंग हो रही थी, इंडिविजुअली लो साथ लो, लेकिन इसके बाद साथ चलने लगे तो यहां पे फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाएगा। तो अगर आप रेक्टिलिनियर से इसको करना चाहते हो तो आपको वो इंडिविजुअल ब्लॉक लेकर, जैसे मैंने वहां किया, सर ये जो इक्वेशन लिखी, इसका अलग एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और इसका अलग निकालना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई इसके बाद से वो जो है
साथ साथ चल रहे हैं तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल के एक्सेलरेशन निकालो, है ना। मतलब इसका एक्सेलरेशन तो खैर दोनों का ही सेम साथ चल रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये दोनों फिर साथ चल रहे हैं, तो यहां से यहां ये भी आपने निकाल लिया, मतलब समझ रहे हो आप। आपको ये वी, जैसे मान लो आपने ये मोमेंट इनिशियल ले लिया और इसके बाद वाला जब वो रुक गए वो फाइनल ले लिया, तो आप बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है, ये दोनों की वेलोसिटी मुझे पता है और बाद में ये तो लग ही रहा है फ्रिक्शन, मैं सीधे ऐसा लिख दूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी पूरे सिस्टम की ये है v जो हमने निकाल ली है, निकाले u/2, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद इस वाले एक्सेलरेशन की वजह से ये रुक जा रहा है क्योंकि ये तो इंटरनल हो गया, है ना। लेकिन फिर भी आपको ये वाली वेलोसिटी पता होनी चाहिए थी ना, समझ रहे हो ना। इसको इनिशियल बोला और उसको फाइनल बोला, यहां से यहां इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो क्योंकि ये दोनों तो अब साथ चलते हैं, तो इसको तो भूल जाओ, अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन को भी निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई तुम्हें ये वैल्यू चाहिए होगी। यहां जब मैं बात कर रहा हूं इधर से इधर, तो मैंने बीच वाले मोमेंट की तो बात ही नहीं करी, सीधे एक झटके में निकल गया, पूरे सिस्टम की हमने बात कर ली, खत्म, ठीक है। अब तुम एक चीज, सर ऐसी बात है क्या सर, फिर क्यों फालतू में आप ऐसा कह रहे हो कि आप तो इसी को लेके चल लो। इस अकेले को अगर मैं लेके चलूंगा, सर इस अकेले को जब हम लेके चलेंगे, तो अकेले को लेके चलोगे तो ध्यान रखना इसके ऊपर यहां से लेकर जब तक स्लिपिंग नहीं होती है तब तक अलग फोर्स लग रहा है, और स्लिपिंग के यहां से स्लिपिंग होना बंद हो जाती है, उसके बाद इसके ऊपर, मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स जो है आपका चेंज हो रहा है, इस बात को समझना। ये बहुत ही बेस्ट अप्रोच हो जाती है अपने पास, ठीक है। उम्मीद है मैंने कंफ्यूज नहीं, बार मैं इतना ज्यादा बोल जाता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यार, ठीक है। खैर बात आपकी होती है यहीं पे खत्म। ये आपके जो है बहुत ही बेसिक से सवाल थे जो हमने सॉल्व किए, तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को भी आप देखते हुए चलना, और अगेन वही बात कि हाँ बिना इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के भी मैं यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन कंसेप्ट आपको सेंटर ऑफ मास का लगाना पड़ेगा। मैं कह देता कि यार यहाँ पर UCM जो था अपना वो आ जाएगा कितना, 2u/3। ACM ये एक्सटर्नल है अपना, ये आ जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास, आ जाएगा म्यू, ना पूरी बात। ACM पता है, ACM पता है, ये इस डायरेक्शन में, और फाइनली ये रुक गया तो VCM भी मुझे पता है 0। टाइम ही तो निकालना था। आप सेंटर ऑफ मास को लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, वो एक ही लाइन जैसी इक्वेशन आ जाएगी। कैसे? VCM इज इक्वल्स टू M प्लस ACM इन, तो मैं कह रहा हूं ना यार, ये वाली चीज अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो इट इज जस्ट लाइक V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। बस इसी में तुम मास को मल्टीप्लाई कर दो, कि तुम खुद देखो, इधर मास मल्टीप्लाई करोगे तो ये फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम आ गया सिस्टम का, मतलब चेंज इन मोमेंटम, और ये क्या आ गया, इंपल्स। इधर बात समझ पाए होंगे। तो VCM आपका 0 है, UCM आपका है 2u/3। ये उसी चीज को दोबारा बता रहा हूं, ऐसा समझ लो। और ये आ जाएगा आपका म्यू, और इधर आ जाएगा आपके पास टी। अपना म्यू मैंने लिख, यहां से आपका टी आ जाएगा कितना, दोनों एक ही बात है, समझें प्लीज, बात को समझें, ठीक है। तो बस ये हमारा जो है कहानी यहाँ पे होती है समाप्त। आगे हम देखेंगे द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कोलिजन, उसका बेसिक, और कोशिश करेंगे कि यार कोलिजन के अंदर 2 डायमेंशनल कोलिजन भी, यार अभी भी मतलब 2 क्लासेस लग जाएंगी अपने को, है ना, 2 क्लासेस अभी भी लग जाएंगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।